हाँ जी बेटा जी, नेशनल इनकम का एक टेस्ट हम लोगों ने कंडक्ट करा था और आज इस टेस्ट की डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। तो काफ़ी इजी मैंने क्वेश्चंस रखे थे इसमें आपके लिए। तो जैसे कि हमारे पहला क्वेश्चन है, गिवन दी फॉलोइंग डेटा, आपको जीडीपी एमपी दिया हुआ है, एनएफआई दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और एनआईटी दिया हुआ है। आपको सिर्फ कन्वर्जन करनी थी और इसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स दे रहा था, यानी कि 4 मार्क्स दे रहा था। बेटा ऐसे टीचर कहाँ मिलेंगे बताओ, इजी क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स दे रहे हैं, कितनी अच्छी चीज़ है। तो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रीसिएशन प्लस एनएफआईए एंड माइनस एनआईटी, सिर्फ इतना करना था और इसके 4 मार्क्स आपकी झोली में गिर जाते। तो डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 39, एनएफआईए दिया हुआ है -3, एनआईटी दिया हुआ है मेरे बच्चे 43। तो जब मैं इनको कैलकुलेट करूंगा 406 माइनस 39, अच्छा मैंने अपने पास कैलकुलेटर रखा हुआ है, ₹321 इज माई आंसर। सो यू हैड टू फिल या टिक द फर्स्ट ऑप्शन। Then we had the next question. You are given the following information about 4 producer. यहाँ 4 producer लिखे, वैसे 4 producers A, B, C and D. A sells ₹300 worth of output to B. तो हमारे पास 4 प्रोड्यूसर्स हैं। मैं इनकी इंफॉर्मेशन को ना एक जगह लिख लेता हूं। ए ने बी को आउटपुट बेचा 2000 रुपए का। तो यार मैं ना एक ही सेल्स लिख रहा हूं साथ साथ, बाद में भूल जाऊंगा, क्योंकि बी के लिए ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। मैं यहां 2000 लिख देता हूं। 2000 है, ओ नहीं, सॉरी, माय बैड। ए सेल्स 300 वर्थ ऑफ आउटपुट टू बी, तो यहां भी 300 और यहां भी 300। ₹200 वर्थ ऑफ आउटपुट टू सी, सी को बेचा गया 200 रुपए का सामान, तो प्लस 200 एंड 500 वर्थ ऑफ आउटपुट टू हाउस ने भी सामान खरीदा। ये तो सिर्फ परचेज ही करते हैं मेरे बेटे। 500 द सेल ऑफ बी टू ए, अब बी कह रहा है मैं भी सामान बेचूंगा ए को। भाई बड़ी कंफ्यूजन है तुम्हारी। टू सी एंड डी आर 400, 200 एंड 300। तो सेल्स ऑफ बी टू ए, तो बी की सेल 400 टू ए, टू सी है 200, तो प्लस 200, यहां पर भी प्लस 200, और टू डी है 300 रुपए की, प्लस 300 और यहां 300। सी भी कह रहा मैं सबको सामान बेचूंगा, आपस में लड़के मर जाएंगे। 100 रुपए का सामान बेच रहा है, 100 प्लस 100 प्लस 100, तो तीनों को 100 रुपए मैंने यहां पर ऐड कर दिए। सेल्स बाय सी टू हाउस होल्ड को भी बेचा इसने 900 का, तो 900 का हाउस होल्ड ने खरीद लिया। डी ने भी सामान बेचा जी हाउस होल्ड को 700 रुपए का, 700 का हाउस होल्ड ने खरीद लिया। एक्सपोर्ट करा 300 का, यानी कि ये फॉरेन सेक्टर में चले गया 300, और इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 200 रुपए का, तो चेंज इन स्टॉक भी डाल देते हैं प्लस 200। वैल्यू एडेड निकालना है जी, टुगेदर मिलाकर कितना सामान प्रोड्यूस करा है इन्होंने, वैल्यू एड कितनी करी है। सो वी हैव सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन minus intermediate consumption. So I have this 300 plus 200, 500, 500 plus 500 is 1000, minus 500 becomes 500. 400 plus 200, 600, 900, 900 minus 400. 1000, 1100, 1200, 1200 minus 400. Then we have 700 plus 300, 900 plus 200, 1100, 1100 minus this 700. तो यहाँ पर 8 प्लस 7, यहाँ पर एक सेकेंड ओके, 700 प्लस 300 1000, 1200, अच्छा। तो आपको पूछा था ऑल ऑफ देम वैल्यू एडेड टुगेदर कितनी आएगी, तो दिस विल बी ₹2600। तो ये हमारा आंसर है मेरे बच्चे, 2600। तो आपको जब मैंने आंसर लिखने के लिए बोला था तो मैंने आपको बोला था रुपीज कुछ मत लिखना, सिर्फ नंबर लिख देना 2600, बस और कुछ नहीं लिखना था, क्योंकि गूगल फॉर्म होता है वो से ना एक्सेप्ट नहीं करता कभी कभार। तो अगर आपने 2600 आंसर लिखा है, रुपीज के साथ लिखा है अगर, और आपका आंसर गलत हो गया है, तो टेक्निकली सही है आपका आंसर, वो गूगल रुपीज को रुपीज नहीं मान रहा होता ना, इसलिए कुछ, तो परेशान नहीं होना।
आगे है एनवीए एमपी निकालना था, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेट्स टू द वैल्यू एडेड मेथड, तो पहले मैं जीवीए एमपी निकाल लेता हूं। तो जीवीए एमपी का फॉर्मूला इज जीवीओ एमपी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। तो जी देख लेते हैं सेल्स कितना है बेटा। सेल्स यहाँ पर डायरेक्टली तो दिया नहीं हुआ, तो यहाँ दिया हुआ है आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट, यानी कि 800 यूनिट्स बेचे, 20-20 रुपए का एक है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जी नहीं दिया हुआ। चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है बेटा -500। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जो कि प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है। दीज गुड्स आर कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ड्यूरेबल, एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं बेटा जी जो प्रोड्यूसर के पास बहुत लंबे समय के लिए चलते हैं। जैसे एक हलवाई के पास उसकी कढ़ाई होती है, उसका रेफ्रिजरेटर होता है, दोज गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वहीं पर नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जो कि कंप्लीटली यूज अप हो जाते हैं, जो लंबे समय के लिए नहीं चलते। जैसे एक हलवाई के पास जो उसके पास क्रीम होती होगी, मिल्क होता होगा, शुगर होती होगी, मैदा होता होगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। तो इसीलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मैंने जानबूझ के नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से दे दिया था, दैट इज 8000 रुपीज़। सो यहाँ पर दिस विल बी 16,000 -500 -8,000, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7,500 आई गेस। पर यहाँ पर मैंने जीवीए एमपी तो पूछा नहीं था, मैंने तो एनवीए एमपी पूछा था। तो एनवीए एमपी के लिए आई गेस यू विल हैव टू यूज जीवीए एमपी माइनस डेप्रीसिएशन। तो चलो जी 7,500 माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन 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 मिली ही नहीं। तो डेप्रीसिएशन ना इनडायरेक्टली दी थी, वो कैसे? यहाँ पर मैंने ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड की वैल्यू दी 10,000 और इसकी लाइफ भी दे दी 10 ईयर्स। मैंने आपको बोला था ना कभी कभार आपको डायरेक्टली डेप्रीसिएशन नहीं दिया होगा, इनडायरेक्टली दिया होगा। और इनडायरेक्टली कैसे दिया होगा? आपको बोलेगा कि मेरे जो फाइनल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो मैंने प्रोड्यूसर गुड्स खरीदे ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चलेंगे, उनकी वैल्यू है 10,000 और वो 10 साल तक चलेंगे, तो 1,000 रुपीज़ की डेप्रीसिएशन हो जाएगी। यस, एकम वही होता है। एकम मेरे से पूछते हैं कि सर फाइनल इन्वेस्टमेंट जो है प्रोड्यूसर की, क्या वही प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं? यस मेरे बेटे, 6,500 ये आंसर था। मैं चाह रहा था कि आप सिर्फ 6,500 लिखिएगा, तो इसके भी मैं आपको 4 मार्क्स दे रहा था यहाँ पर। इसके बाद वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको नेशनल इनकम निकालनी थी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए, ये बहुत ही इजी था, इसमें एज सच कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं थी। तो मैं पहले इनकम मेथड अप्लाई करता हूँ, क्योंकि द क्वेश्चन आस्क्स मी टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड फर्स्ट। तो जी पहले तो मेरे को चाहिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एनडीपीएफसी निकालने के लिए सीओई प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो जी आई हैव 370, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 60 एंड ऑपरेटिंग सरप्लस जो है इंटरेस्ट रेंट एंड प्रॉफिट्स 920। सो 900 एंड 300 1200 1290। देखना 1350 रुपीज़ एनडीपीएफसी आ रहा था बेटा, क्योंकि मुझे नेशनल इनकम निकालनी है। तो एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाज -10, दैट इज वाई माई फाइनल आंसर वाज ₹1,340। मैं आपको एक एक्सपेंडिचर मेथड से भी सॉल्व करके बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने आंसर दोनों से अलग अलग निकाला, आई डोंट नो व्हाई। यहां पर मुझे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो सीधा जीडीपी एमपी निकालते हैं। प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, स्टॉक ऐड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि फिक्स्ड नहीं दिया हुआ। एंड देन वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ बेटा -10। सो 1510 ये आएगा रुपीस। इसके बाद में क्योंकि आई हैड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, सो दैट विल बी
GDP MP, net is equal to gross minus depreciation, national is equal to domestic plus NFIA, FC is equal to MP minus NIT. So 1510 minus depreciation देखते हैं बेटा. This is consumption of fixed capital 60, NFIA minus 10, NIT indirect tax 120, subsidies 20, 120 minus 20. So 1500, 1510 minus 60, 1350, 1450, 1440 and minus 100, 1340 is the answer. 1340 will be the answer. इसके बाद we have the next question. इसमें भी आपको कुछ ऐसा ही similar terms पर national income by income and expenditure method निकालना था. पहले NDP-FC निकाल लेते हैं मेरे बच्चे. So we have compensation of employees not given to me. तो चलो, I have wages and salaries. क्या employers contribution to social security schemes दिया है? नहीं. Mixed income of self-employed, mixed income of self-employed नहीं. Operating surplus, rent, royalty, interest and profit नहीं दिया. तो जी प्रॉफिट के भी तो पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स उठा लेते हैं. तो सबसे पहले होता है कॉर्पोरेट टैक्स एंड देन वी हैव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो 200 प्लस 4000, तो जी 25,000 plus 1500 plus 200, 1700, 1700 plus 6000, 7700, 8100, 12,100, 12,300, 37,300 आंसर आ रहा है बेटा. यही आंसर आ रहा था आप लोगों का? एक बारी देखिएगा, क्या आपका यही आंसर आ रहा था? हाँ ठीक है. अब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा. इसमें मेरे को NFIA जोड़ना है. तो दी NFIA इज 500, तो मैं इसमें 500 ऐड कर देता हूँ. माई फाइनल आंसर विल बी ₹37,800. इसी को मैं एक्सपेंडिचर मेथड से आपको सॉल्व करके देता हूँ बेटा. एक्सपेंडिचर मेथड से पहले तो हमें ये डिसाइड करना होता है NDP MP निकलेगा या GDP MP. तो मुझे यहाँ पर दिया नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. सो आई विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ NDP MP. अब NDP MP जो है बेटा, उसके लिए मेरे को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए. प्राइवेट नहीं दिया वो. तो मैंने देखा यार, मेरे को ना हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और NGOs का एक्सपेंडिचर दिया हुआ. मैंने आपको इन दोनों को ऐड करने को बोला था, तभी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकलेगा. तो दिस इज 26,000 प्लस 300. तो मैं यहाँ कंबाइन करके आई एम राइटिंग 26,300. इसके बाद चेक, यहाँ पर मेरे को गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 11,200 दिया हुआ है. इसके बाद मुझे मेरे बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड. क्योंकि फिक्स्ड है, आई विल ऐड चेंज इन स्टॉक टू इट 100. जब भी फिक्स्ड होगा चेंज इन स्टॉक ऐड होना ही होना है. नेट एक्सपोर्ट्स minus 200. So 26,300 plus 11,000, that will be 37,300 plus 38,000. ये आना चाहिए, क्योंकि I have to calculate national income plus NFIA minus NIT. NFIA net factor income from abroad 500. नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा, इनडायरेक्ट टैक्स 1000, सब्सिडीज. तो बेटा जी 38,500 माइनस 800 माइनस 700, फाइनल आंसर. दोनों मेथड से बेटा आंसर मैच कर रहा है. ठीक है. तो मैंने आपको बोला था बेटा गूगल फॉर्म है, रुपीज़ नहीं लिखना, क्योंकि क्या है वो आंसर को रॉन्ग मार्क कर देता है. शुरू में ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे.
तो काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स इसलिए डिडक्ट हो गए क्योंकि किसी ने रुपीज़ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। मैंने आपको बोला था जो भी आंसर है राइट, बस 37,800 खत्म, फिनिश, बस और कुछ नहीं करना गूगल फॉर्म में। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको GDP-FC निकालने को बोलता है बेटा जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से एक बार इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, क्योंकि इनकम मेथड पहले बोला है तो आई विल स्टार्ट विद इनकम मेथड का आंसर विच विल बी NDP-FC से शुरू करता हूँ। वेजेस एंड सैलरी, क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है? नहीं दिया हुआ। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS भी दिया है, 800 हो गया। कैसे? 700 प्लस 100। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, ये रहा बेटा जी 100 रुपीज। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ सीधा, तो रेंट, रॉयल्टी नहीं दिया, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट ये रहा 50 एंड प्रॉफिट ये रहा 100। इन सबको ऐड करके आई हैव 200, 1100। एकम, यहां कितना आंसर आया था दोस्त? NDP-FC प्लस NFI, NFI ये रहा, देखना जरा 1090। रेंट, रॉयल्टी नहीं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम कहीं दिया हुआ क्या? 900, 1000, 1100। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा, एक सेकेंड रुको। GDP-FC नहीं होगा क्या मेरे बच्चे? ओ सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, GDP-FC। सो NDP-FC प्लस डेप्रिसिएशन 1100 प्लस 20, सो डेप्रिसिएशन इज 20, आंसर विल बी 1120। इसके बाद आई हैड टू डू दिस यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि बहुत अच्छा था। पहले तो मैं देख लेता हूँ नेट दिया है या ग्रॉस दिया है। तो मैंने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दिखा और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दिखा। मैंने देखा यार मेरे को ना यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। नहीं सौरभ, मेरे को नहीं दिखाना मेरे बेटे, मुझे ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये सब दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट फाइनल 730, गवर्नमेंट फाइनल, ये रहा गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पर GDCF तो पूरा दिया नहीं हुआ, उसके पार्ट्स दिए मैं। तो चलो, GDFCF के 3 पार्ट थे। एक था बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 60, एक था ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 60 और एक था ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो कि है 40। इसके साथ में चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ये रहा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सर आप क्यों ऐड कर रहे हो? बेटा जी ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ये सारी फिक्स्ड का पार्ट है। नेट एक्सपोर्ट्स, ये रहा एक्सपोर्ट और ये रहा इंपोर्ट। 40 का एक्सपोर्ट, 20 का इंपोर्ट। इनको ऐड कर लेते हैं। 930, 1030, 1090, 1090 और ये 1130 आ रहा है यार मेरा तो। हाँ जी, यस यस, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ GDCF। तो GDP-MP माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, 1130, 20 minus 10. This is the final answer. Yes, correct. Let's come on to the last question. आपको इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना था। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन था। आओ, इस क्वेश्चन में हमें ना फीफा निकालना था। फीफा क्या होता है पहले तो बहुत सारे बच्चों को वही नहीं पता। बेटा बच्चों ने क्या करा, NFI निकाल कर छोड़ दिया। मैंने ये पूछा ही नहीं, मैंने तो फीफा पूछा था। ये फीफा होता है ये। तो आपको ना क्वेश्चन में फीटा दिया हुआ था, अगर आप ध्यान से देखोगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको दिया हुआ है 100। आपको फीफा निकालना था
तो अगर किसी तरीके से अगर आप पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कहीं से NFIA की वैल्यू ले आओगे ना, तो आपका फीफा निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ शुभांगी, बाद में मेरे बच्चे। ठीक है सर, तो अब क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, बताता हूं बेटा। इस क्वेश्चन में ना मुझे पहले कुछ इनकम मेथड के कुछ मेरे को कंपोनेंट्स दिखे। मैंने कहा चलो NDPFC से शुरुआत करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम ढूंढा, नहीं दिखा। ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। 300 प्लस 400 प्लस 500, ये आ गया 2700। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, अब तो बस आंसर नज़दीक ही है, क्योंकि मैंने देखा GNPFC दिया हुआ है, NDPFC दिया हुआ है। इन दोनों को ना एक इक्वेशन में रखता हूँ, एक इक्वेशन में रखूँगा तो NFIA निकल जाएगा, क्योंकि नेशनल और डोमेस्टिक का एक डिफरेंस NFIA तो होता ही है। तो मैंने कहा 2700 इसकी वैल्यू है ही मेरे पास। GNPFC इज ऑलरेडी गिवन टू मी एज 2800, बस डेप्रीसिएशन मिल जाए, NFIA की वैल्यू जैसी आएगी यहां पुट करूंगा, आई गेट माई फीफा। तो चलो जी, डेप्रीसिएशन ढूंढने निकल पड़े हम लोग। डेप्रीसिएशन नहीं दिखा। अब मैंने कहा भाई डेप्रीसिएशन नहीं है, जीरो तो अज्यूम कर नहीं सकता। फिर मैंने ना देखा कि मेरे को ना ये दोनों दिए हुए हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट मेथड में, बेटा जी डेप्रीसिएशन को आप GDCF या NDCF का डिफरेंस भी निकाल सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस भी डेप्रीसिएशन होता है, या फिर GDFCF माइनस NDFCF का डिफरेंस भी डेप्रीसिएशन है। अब प्रॉब्लम क्या हुई क्वेश्चन में, मेरे को NDCF दिया 650, मैंने लिख दिया 650, बट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की जगह या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह उसने दे दिया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज 700। प्रॉब्लम आ गई यहां पर। अच्छा सर, अब मैंने आपको बोला था लड़ाई हमेशा बराबर वालों की होती है, आप इन दोनों को नहीं लड़वा सकते और ना ही इन दोनों को लड़वा सकते हो। तो सर अब क्या करें बेटा, या तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से GDCF निकाल दो। अरे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और GDCF में फर्क किस चीज का होता है बेटा जी, चेंज इन स्टॉक। ये होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये होती है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आप चेंज इन स्टॉक अगर जोड़ दोगे 700 में तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए, चेंज इन स्टॉक कितना दिया, 50 रुपीज। ये हो गया 750 और 650 का डिफरेंस 100 रुपीज का डेप्रिसिएशन। या फिर आप चाहते तो इसको स्केल डाउन कर देते, टोटल इन्वेस्टमेंट में से अगर आप स्टॉक की इन्वेस्टमेंट हटा देते तो आपको फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट पता लग जाती, विच वॉज 50, 600। इस केस में भी योर डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन 100 रुपीज। तो अगर यहां पर डेप्रिसिएशन 100 होता, उस केस में आपका जब NFIA निकालने आप बैठते तो NFIA वुड हैव बीन 0। जैसे NFIA 0 आया मेरे बच्चे, मैं दोबारा से अपनी उस इक्वेशन पर गया जिस इक्वेशन की बात मैं कर रहा था आपसे, यार किसी तरीके से वो निकल जाए। तो NFIA क्योंकि 0 आ गया, फीफा माइनस 100, तो फीफा की वैल्यू आ जाती 100 रुपीज। इतने अच्छे लोग हैं, उन्होंने यहां तक भी कैलकुलेट कर दिया था। काफी सारे बच्चों ने आंसर लिख दिया 0, क्योंकि दे मिसरेड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मुश्किल नहीं थी, मुश्किल पार्ट वाज पीपल मिसटुक NFIA फॉर फीफा। प्लीज डू नॉट डू दीज फुलिश मिस्टेक्स। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, इस टेस्ट में, तो आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं। सर बस लास्ट क्वेश्चन में टाइपो वोंट बी ठीक है दोस्त, क्या करें। चलो ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।